नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी.के. सिंह और मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े कई सवाल आप लोगों ने हमें भेजे हैं और पूरी कोशिश रहेगी सभी का जवाब आपको दिया जा सके। अभिनेश कौरव के प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस प्रोग्राम की, जो जानना चाहते हैं बिहार के ही संदर्भ में चुनाव में आईपैक जैसी राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म्स की क्या भूमिका होती है बिहार में। वो कहते हैं विभिन्न पार्टियों के लिए कौन कौन सी फर्म्स काम कर रही हैं और आपका क्या मानना है, क्या ये इस चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे और कैसे? देखिए, दो तरह से काम होते हैं। जैसे आईपैक की बात हुई तो आईपैक जैसे पिछले चुनाव में आपके आंध्रा में अब जगन मोहन रेड्डी के साथ चुनाव के पहले गए थे वो। जगन मोहन रेड्डी जब आए सीएम बन के, तब भी आईपैक कंटिन्यू करती ही रही। फिर हारने के बाद, जगन मोहन रेड्डी के हारने के बाद भी आईपैक एसोसिएटेड रही है। बंगाल में आपने देखा आईपैक चुनाव के पहले भी थी, चुनाव के बाद भी लगातार फीडबैक देती रही है पार्टी को। तो ये चुनाव के समय मुझे इनका इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ऐसा वो कुछ नहीं करते जो कि पॉलिटिकल पार्टी खुद नहीं कर पाए। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा इजियर टाइप का रूट हो गया है कि इसमें अब ये क्या करते हैं, ये सर्वेज करेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेज करते हैं ग्राउंड पे, जिससे बहुत कुछ बताएंगे आपको कि आपके फेवर में कौन लोग हैं, कौन नहीं है, एज वाइज, जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, सब बताएंगे। ये आपके साथ हैं, ये आपके साथ नहीं है। और चूंकि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे आएगा, फिर आप काम करना शुरू करते हैं कि जो आपके साथ नहीं है उनको कैसे लाया जाए। उसमें आप इंडिविजुअल भी आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ का इस माइक्रो लेवल तक चले जाता है। अच्छा, यहाँ का सरपंच जैसे उस पार्टी का है, अब इनको ग्राउंड से पता चल जाता है वो सब। फिर उसको कैसे मनाया जाए, फिर लोकल पार्टी के यूनिट को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसको कैसे मनाया जाए। एक कम्युनिटी कोई आपसे बिगड़ी हुई है, उसको कैसे मनाया जाए। तो प्लस सर्वे तो एक तरह का फीडबैक हुआ जनता का। उसके बाद फिर अब कैंडिडेट्स का हुआ कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सा प्रॉपर कैंडिडेट्स हो सकते हैं आपके, जो जिनका सबसे ज़्यादा चांस बनता है। किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कास्ट का क्या है कन्फिगरेशन, किस कौन सा कैंडिडेट कैसा रहेगा, आपको बताएंगे। कैंडिडेट्स के अलावा फिर डे टू डे बेसिस में डेली कुछ कंसल्टेंट्स तो डेली सर्वे करवाते हैं। जैसे 5,000 10,000 का सैंपल रख देंगे, जो कि आपको टेलीफोनिक भी होता है सर्वेज और कुछ फील्ड से भी करते हैं। डेली फीडबैक कि ग्राउंड पे क्या क्या चेंज कर रहा है, क्या इशू ऊपर जा रहा है, क्या इशू नीचे जा रहा है। कुछ कंसल्टेंट्स आपको जैसे बताएंगे कि अच्छा ठीक है, इस चुनाव में हमें एक चेहरे को निकालने आगे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि यूपी के असेंबली चुनाव में हुआ था, जब प्रशांत किशोर सलाह दे रहे थे कांग्रेस को। इन्होंने कहा था कि प्रियंका को चेहरा बनाओ, नहीं मानी, पार्टी नहीं मानी। तो एडवाइस देते रहते पार्टी लीडरशिप पे कि वो कितना आपका एडवाइस लेती है। प्लस डेली नैरेटिव जो चलता है ग्राउंड पे, आजकल ये मुद्दा उछल रहा है, तो इस पे बोले नहीं बोले। अब जैसे बीजेपी ने बंगाल के पिछले इलेक्शन में दे दिया, दीदी और दीदी का जो एक रैलिंग एक उनका नारा बन गया था। इनकी तरफ से सलाह गया आईपैक का कि नहीं, ये इस मुद्दे को हम पकड़ते हैं और इसको हम उछालते हैं। तो डेली आपका क्या होगा, क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कौन इशू जनता के साथ जम रही है, कौन से इशू नहीं जम रहे हैं, उससे लेके नीचे तक कई लेवल पे होता है कि वो आपको ये भी बताएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे ठीक नहीं है, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी का ठीक नहीं है, इस लेवल पे कमी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ओवरऑल सारा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मेन बेसिस उनका होता है कांस्टेंट सर्वेज, ग्राउंड पे कांस्टेंट सर्वेज, डेटा को एनालाइज करना, जो भी डेटा ग्राउंड से आता है, और फिर अपना एक स्ट्रैटेजी तैयार करना। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में तो आपको सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट खुद ही पोल के इलेक्शन के मैदान में प्रशांत किशोर। अब उनके साथ ठीक है, मतलब अब सबसे बड़े आपके पोल स्ट्रैटेजिस्ट अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब बाकी पार्टीज भी हैं। अब बीजेपी का देखिए, एसोसिएशन ऑफ बिलियन मैन एबीएम तो ऑलमोस्ट एक इन हाउस उनका जैसे सर्वे वाला हो गया, और कई हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड रहता है। आपका कांग्रेस के साथ सुनील कनगलू को जो है माइंड से एनालिटिक्स जो उनकी कंपनी है, वो तो, लेकिन वो ही पूरे कांग्रेस के पार्ट है। तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं साथ साथ में रहते चले जाते हैं ये। और भी पार्टीज के नेगोशिएशंस कुछ कंसल्टेंसी से चल रहे हैं, देखते हैं किनका फाइनली होता है। जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट होता है। देखिए, एक है किसी भी चीज़ को आप अनप्लान्ड वे में चले जाइए, ये सीधे पहुँच गए कि हमें वोट दीजिए, आपने जो कह दिया जनता देगी नहीं देगी। दूसरा बहुत ही प्लान्ड वे में ग्रास रूट्स लेवल से कॉन्स्टेंट फीडबैक लेके स्ट्रैटेजी तैयार करना, नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी। अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, ये आई लव मोहम्मद
का विवाद क्या है, इसका पूरा मामला क्या है। सिर्फ एक पोस्टर के लिए वो जानना चाहते हैं एफआईआर क्यों दर्ज की गई और पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार क्यों किया, ऐसा इस पोस्टर में क्या गलत था? देखिए, शुरू हुआ था फर्स्ट वीक में। मिलादुन नबी जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थडे होता है, जी। वो 4 को था सितंबर में। उसमें कानपुर में एक जगह हुआ कि जब उनके बर्थडे को सेलिब्रेट जो करते हैं, तो उसमें एक ऊपर से एक लाइट वाला एक बैनर लगा दिया, आई लव मोहम्मद। उस पे से कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने जाकर हल्ला करना शुरू कर दिया। अब ये बहुत ही बेबुनियाद और बेतुकी टाइप की बात है कि आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हिंदूज भी करते हैं ना, जय श्री राम। जी। आप भी लिखें आई लव लॉर्ड राम, आई लव गणेशा, आई लव पोस्टर्स होते लॉर्ड हैं। कृष्णा। अब आर्टिकल 25 के अंदर में ये आपका फंडामेंटल राइट है, कौन सा रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें आप अगर आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद या आई लव लॉर्ड कृष्णा, इसमें किसी भी कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। कानपुर में कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो भी एक अजीब कारण था उसमें कहने के लिए कि एक नया ट्रेडिशन इन्होंने शुरू कर दिया है करने का। जो भी हो, लेकिन प्रशासन, पुलिस ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। उसके एफआईआर हुए और उसके बाद बार बढ़ती चली गई। उसके बाद तो आप देखें वहाँ से बरेली, आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, मतलब महाराष्ट्र आपके नागपुर, मुंबई, उधर हैदराबाद, कई जगह इसके रिएक्शन शुरू हो गए हैं। तो ये बेसिकली आपको बताते हैं हमारी सोसाइटी कितनी पोलराइज्ड हो गई है और ये कम्पिटिटिवनेस जो आ गया है सब चीज़ में, कि अगर आप किसी ने कह दिया कि वो उनके जो भी महान हैं, उन मतलब महापुरुष उनके हैं, या आप अपने भगवान को क्या कह दीजिए या अपने प्रॉफिट को कह दीजिए कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, आई लव माय भगवान, जो भी, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो ये बेकार की बातें हैं, मतलब इसी जिस तरह से उछल जाता है और सोशल मीडिया से और एम्पलीफाई हो जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे मोहन भागवत जी आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने जो अपने विजयदशमी में जो उन्होंने कहा, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी की चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने जो कहा वो उसको आप इस कंट्रोवर्सी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो समझ में आता है। अब उनका सबसे पहले था कि अरे, हर एक आदमी की आस्था होती है, उसका एक महापुरुष होता है, उसका एक पूजा का स्थल है। अब उसको किसी भी तरह से मन, वचन या कर्म से उसकी आप अवमानना न करें, उनका अपील है। फिर उनका कहना था कि ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करके जो है, या तो किसी समुदाय विशेष को भड़काने के लिए या अपना रिएक्शन करवाने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन करवाया, बड़ा सुनियोजित तरीके से करवाया जाता है कि आप ऐसे चंगुल में मत फंसे, मतलब उस पर रिएक्ट करके। ऐसे चंगुल में फंसेंगे तो दीर्घकालिक और इमीडिएटली वो कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा ही पड़ेगा। तो इनका क्या था कि अच्छा, फिर उसमें ये भी कह रहे हैं कि अरे, अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रॉब्लम है आपको, ये ऐसा नहीं है कि आप कानून हाथ में लेके और आप बाहर निकल जाएं और गुंडागर्दी करें और मतलब परेशान करें उसमें, कि ये वो कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति गलत है, ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली उनका भी दोनों, मतलब जितने समुदाय हैं सबों के लिए उनका ये मैसेज था और मैं उनसे एग्री करता हूँ। जो भागवत जी ने कहा है, एक्चुअली इस मुद्दे को भी उस हिसाब से देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बिना किसी दबाव के इस हाँ, पे कि इम्पार्शियल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सो इम्पार्शियल एक्ट करे उसमें। जी। गौतम सिंह कहते हैं वो मुख्य खबरों से हटकर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि भाजपा के उन अज्ञात चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने की नीति पर आपके क्या विचार हैं। और वो ये भी बोलते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासकर अब काफ़ी समय से नए सीएम सत्ता में हैं, आप इनकी परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं और क्या आपको लगता है कि यह प्रयोग आने वाले कल के नेताओं को तैयार करने में मदद कर रहा है? जैसे वो कहते हैं अटल जी के समय नए सीएम उभरे थे, जिनमें से एक आज प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। ये सही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी की एचआर पॉलिसी ज़्यादा रॉबस्ट है, मतलब बाकी पार्टियों से। आप इसी में आपके जो नए नए नेता उभरे, योगी आदित्यनाथ यूपी में हों या फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस आपके महाराष्ट्र में हों, जो कि बहुत ही मास लीडर होकर ये लोग निकले हैं, लेकिन इन सबों को भी पहली बार सीएम बनाया गया। ये जिनको जब सीएम बनाया गया था, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया और देखिए नए नए नेता तैयार हो गए। हिमंता बिश्व शर्मा बीजेपी के नहीं होंगे, लेकिन उनको लेके फिर ये आए, अब वो भी एक मास लीडर बने हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट काम करता है, सारे पार्टीज में करते हैं। इवन कांग्रेस में देखिए, रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने लाके बनाया, रेवंत रेड्डी एक चेहरा बन गया। तो ये बहुत ही एचआर पॉलिसी जो बेसिक मेनली कांग्रेस उतना जो फॉलो नहीं करती जितना कि बीजेपी करती है। बीजेपी एक एज के बाद फिर नेताओं को जाने भी देती है,
लेकिन यहाँ कांग्रेस में उतना नहीं होता है। अगर अशोक गहलोत हैं, देख रहे हैं कि अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन फिर उन्हीं के साथ जाएंगे, सचिन पायलट को वेट करना पड़ेगा। कमलनाथ 70 क्रॉस कर गए, लेकिन उनको सीएम फिर से उस सीएम बनना है, तो बनना है ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने साल और वेट करना है, तो उसका अलग अलग रिएक्शन होता है। तो ये एचआर पॉलिसी बीजेपी की ज़्यादा मजबूत है, बेटर है, जो नए लीडरशिप लाने के लिए। जहाँ तक एमपी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, वो उतना जम नहीं रहे। वो मतलब ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ जगह सक्सेसफुल होगा, कुछ जगह नहीं होगा। तो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं अभी भी, और उनका कारण भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके शैडो से ये निकल नहीं पाए। अब आपके मोहन यादव हैं, लेकिन अभी भी शिवराज सिंह चौहान वहाँ बहुत बड़े टावरिंग लीडर हैं, जो कि अपने स्टेट से ही पूरे टच में है। यहाँ वसुंधरा राजे आप कितना भी साइडलाइन कर लेंगे, भजन लाल शर्मा उनके शैडो से निकल नहीं पाए, मतलब अपना ये लोग अपना कुछ बना नहीं पाए। और समहाउ उनका जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट दिखता है, वो निकल के अब तक आया नहीं, जहाँ तक इन दोनों मुख्यमंत्रियों की बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एचआर पॉलिसी में, हर एक 100% सक्सेस नहीं होता। उसमें से कुछ नेता आएंगे, कुछ नेता रास्ते में कहते हैं फॉल बाय द वे साइड से हो जाता है जी। तो वही है। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, राहुल गांधी ने जनरेशन जी वोटर्स की बात की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब और हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक जहां एनएसयूआई सत्ता में थी, वहां एबीवीपी ने उन्हें करारी शिकस्त दी। आपके अनुसार क्या कारण है कि एबीवीपी अब उन विश्वविद्यालयों में भी सफल हो रही है जहां पहले वो कहते हैं वामपंथियों का दबदबा हुआ करता था, जैसे पंजाब और हैदराबाद? देखिए, एबीवीपी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मतलब स्टूडेंट्स विंग है। उनका कल्चर वही है, लगातार काम करते रहना, आगे कैसे जाए। कांग्रेस में एक कंप्लेसेंसी जो आती है, और जैसे एनएसयूआई का इंचार्ज बना दिया कन्हैया कुमार को। अब कन्हैया कुमार और एनएसयूआई का संबंध उनके नेताओं से बात करेंगे, मतलब एक ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल होता है कि ये मैसेज गया। जैसे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था एनएसयूआई का, जिसमें कन्हैया कुमार खुद भी ग्रुप के पार्ट नहीं हुए, अपने किसी बंदों को उस ग्रुप में डाल दिया, और उसमें इंस्ट्रक्शन उनके बंदे का नहीं, ये करो वो करो, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है। अभी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ, तो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट और कन्हैया कुमार के अपने अलग अलग कैंडिडेट थे, तो झगड़ा लगातार चलता ही रहा उस पर। लेकिन एनएसयूआई को छोड़िए, वो जो कांग्रेस की तरह से एक जो उनमें कंप्लेसेंसी आ गई है, वो हमेशा से उनका रहा है। और डीयू में एबीवीपी फिर भी हमेशा से रही है, एबीवीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मेजर आप कहेंगे पंजाब को देख लीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब देखिए 77 से शुरू हुआ वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन, पहले डिपार्टमेंट से लेके रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे करते थे। अभी 77 के बाद से पहली बार एबीवीपी का प्रेसिडेंट बना है। कारण अब कुछ भी कह सकते हैं, कारण में हो सकता है कि अपोजिशन यूनाइटेड नहीं थी, अपोजिशन अपने अलग अलग सब अपने अपने लड़ रहे थे, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सबके स्टूडेंट्स विंग अलग अलग लड़ रहे थे, स्प्लिट वोट्स हुआ, बहुत कुछ दे सकते हैं कारण इसमें। लेकिन ये आपको ये भी दिखाता है कि अब बीजेपी वहाँ एबीवीपी एक्सेप्टेबल हो रही है, मतलब एटलीस्ट अर्बन यूथ जो है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ केवल चंडीगढ़ के लोग वहाँ पे नहीं आते, पूरे क्रॉस पंजाब से आते हैं। वहाँ पे अगर एबीवीपी का आ गया तो एक एक्सेप्टेबिलिटी कह लें उसको, कि पहले एबीवीपी को मतलब सोच भी नहीं सकते कोई प्रेसिडेंशियल मतलब आप जीतोगे वहाँ पे स्टूडेंट्स काउंसिल में, वहाँ पे आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो शिफ्ट दिखा रहा है वहाँ के पॉलिटिक्स में। प्रॉब्ली यूथ जो है तो शायद, और स्टूडेंट्स खुश नहीं है वहाँ जो पार्टीज हैं उससे, या फिर एक उसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है सो वो उतना बड़ा ये नहीं रहा है कि मतलब एक एक्सेप्टेंस टाइप का हो रहा है। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, वहाँ पे अगेन अपोजिशन का जो एक स्प्लिट हुआ है, अपोजिशन या करें रूलिंग कह लें, बिकॉज वहाँ तो कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की सरकार है। वहाँ अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और एसएफआई जो सीपीआईएम का जो आपका स्टूडेंट विंग हुआ, उनका अलायंस क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एएसए जो है वो चाह रही थी कि आईयूएमएल का स्टूडेंट्स विंग है वहाँ पे, और जमात इस्लामी का, तो अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन चाहते थे कि उनसे हमारा टाई अप हो साथ में। ये एसएफआई को मंजूर नहीं था। बाकी तो एनएसयूआई और सब अलग अलग लड़ ही रहे थे, उसमें काफ़ी वोट स्प्लिट हुआ। लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिक विन कह सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, एक एबीवीपी पूरा स्वीप कर गई इतने सालों बाद। तो कारण अब कह सकते हैं कि आप स्प्लिट हो रहा है दूसरे तरफ और ये यूनाइटेड रहते हैं इस तरफ। बट पॉइंट इज कि ये आपको ये भी सिग्नल करता है कि एटलीस्ट अर्बन यूथ में, अर्बन स्टूडेंट्स में, और जो पढ़े लिखे जो यूनिवर्सिटी में हैं,
उसमें एबीवीपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। उसमें एक और है, मेरे ख्याल से आप अपनी स्टोरी का लिंक शेयर कर लें। जी। नीलम ने एक बहुत ही डीप डाइव किया था कि ये केवल यही पंजाब यूनिवर्सिटी और हैदराबाद और दिल्ली की बात नहीं है, अक्रॉस द कंट्री एबीवीपी काफ़ी राइज कर रही है। और कैसे एबीवीपी एक ग्रूमिंग ग्राउंड है, जो बीजेपी की लीडरशिप आती है कैसे एबीवीपी की तरफ से निकल के आती है। नीलम ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उस पर एक स्टोरी किया है। मेरे ख्याल से आप जी। अपनी स्टोरी को जो है एम्बेड कर दें इसमें। बिल्कुल, हम उसमें शेयर करेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं जो यूज़र नेम विक्टिमहुड यूज़ करते हैं, वो जानना चाहते हैं, बांग्लादेश की जमात गज़वाए हिंद की बात कर रही है। भारत की सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी मुस्लिमों के कारण जनसंख्या संतुलन में बदलाव की चर्चा हो रही है और हिंदुओं के खिलाफ आई लव मोहम्मद मूवमेंट पर पूरे हिंदुस्तान में फैलता दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या ये राहुल गांधी के किसी ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वही पूछ रहे हैं। देखिए, थोड़ा जी। लोडेड भी है। अब मैं जो कुछ भी बोलूँगा मतलब दूसरे कहें कि मैं एक ओपिनियन ले रहा हूँ, तो ओपिनियन पे मैं नहीं जाऊँगा। कि पहला पॉइंट जो है गजवे हिंद वाला, मैं केवल इतना बता दूँ कि थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे, आए हुए थे हम लोग से इंटरेक्शन के लिए। उसमें हमने पूछा था कि अगर जमात लीडर्स बोल रहे हैं गजवे हिंद यहाँ पे, तो आप कह रहे हो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए और रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे बोल रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन चीज़ों पर। तो उन्होंने बस कह दिया नो कमेंट्स। तो शायद अगर वो हमें कुछ बताते तो फिर हम आगे बात को लेके जाते। अदरवाइज मैं बांग्लादेश अभी तो गया नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ अंदर में वहाँ पे क्या हो रहा है। जी। बाकी चीज़ें आप कह रहे हैं थोड़ा स्पेकुलेटिव है, थोड़ा ओपिनियनेटेड है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जी, हमारे एक व्यूअर हैं आई एम स्पाइसी जलेबी, वो जानना चाहते हैं पंजाब के बारे में और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बारे में। वो ये कहते हैं जिस तरह से केजरीवाल पंजाब में समय बिताते हैं और भगवंत मान से ज़्यादा दिखाई देते हैं, यह शायद उनको लगता है कि मान साहब को खटक रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में आंतरिक राजनीति आपको कैसी दिखती है और क्या अब भी जनता कांग्रेस की तुलना में आपको प्राथमिकता देती है? देखिए, लास्ट पॉइंट पे आऊँगा। ऐसा हमने न जाके अभी मैंने वहाँ पे देखा है ग्राउंड पे, न कोई ऐसा कुछ सर्वे है कि प्राथमिकता किसको दे रही है, बिकॉज दोनों पार्टी की वहाँ बहुत ही बुरी हालत दिख रही है। मतलब आपका भी ग्राउंड पे अब धीरे धीरे जो है सो वो सपोर्ट बिखरता हुआ दिख रहा है आपको। कांग्रेस अब तक जो स्थिति में थी अब तक वो निकल के वापस नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका जो एक प्रॉब्लम शुरू हुआ था, जिसके चुनाव हारे, उसके बाद से भी उभरती भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इश्यूज तो हैं। जहाँ तक केजरीवाल और आपके सेंट्रल लीडरशिप की बात है, पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि पंजाब जाके पूरा एक्टिव हैं। अब ये कहना कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, नहीं, केजरीवाल नहीं बन सकते पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा, नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन इससे एक मैसेज जो ग्राउंड पे जाता है कि जब कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को टेक ओवर, दिल्ली वालों ने पंजाब को टेक ओवर कर लिया है। ये अपोजिशन में इसको बार बार बोलती रहती है। ये पंजाब में गलत इसका मैसेज जाता है। लेकिन एक दूसरी साइड से देखेंगे, अब केजरीवाल हो, उनके लिए क्या प्रायोरिटी है। दिल्ली में जो हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब भी अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर तो आप मतलब पूरा ही मार्जिनलाइज होंगे इंडियन पॉलिटिक्स में। जो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बनने का आप सोच रहे थे, अगर दोनों स्टेट्स हाथ से निकल गया, उसके बाद फिर आएगा आपको बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो केजरीवाल की अपनी चिंताएं हैं, जिसके कारण वो हेल्प डायरेक्टली जाके वहाँ पे वो और उनके सारे लोग, मतलब मनीष सिसोदिया हो या बाकी जितने आपके नेता हैं, सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये है कि उनको किसी तरह से पंजाब में पावर रिटेन करना है। लेकिन उसका एक दूसरा एक नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि फिर जो बाहर एक पंजाब में चर्चा चल पड़ी है कि सरकार दिल्ली वाले चला रहे हैं, ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को, अगर इन्होंने इस इशू को एड्रेस नहीं किया तो। हमारे एक व्यूअर हैं वैभव, वो जानना चाहते हैं और वो कहते हैं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं वो अब हिंदुत्व की राह से हटते दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि मानो वे अब मोहब्बत की दुकान के ग्राहक बन गए हैं। वो कहते हैं ईश्वर की कसम, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर उनके विचार। आपको क्या लगता है, ये मोहन भागवत की व्यक्तिगत सोच है या आरएसएस नेतृत्व की कोई सामूहिक रणनीति? देखिए, पहले संघ को समझेंगे। संघ में किसी एक इंडिविजुअल का राय नहीं चलता। संघ जो है एक जनरल ग्राउंड से फीडबैक पे काम करती है। आपको हर एक चीज़ को लेकर जो स्वयं सेवक से नीचे तक ऊपर तक फीडबैक जाएगा, तब फिर लीडरशिप बोलती है। तो व्यक्तिगत राय नहीं होगी। एक व्यक्तिगत इसमें एक ये है कि अब मोहन भागवत लगातार बात करने लगे हैं लोगों से। वो ज़्यादा मतलब ओपन हो गए हैं कि लोग सुने संघ के विचारधारा के बारे में, और उनको अगर कोई गलत धारणाएं हैं उसके बारे में
तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो उनका कहना है जैसे कि विदेश में हो, विदेश में एक संघ को आपने एक ऐसे किया है जैसे कि मतलब केवल हिंदू वाले हैं और वो एंटी मुस्लिम है। वो ऐसा नहीं है कि हम पूरे वो भारत की बात करते हैं। जब हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू धर्म की वो बात नहीं करते, क्योंकि हिंदू एक संस्कृति की बात करते हैं। और वो जब धर्म कहते हैं तो धर्म वो रिलीजन वाला नहीं होता है वो। तो एक ये सारी चीज़ें जो है इससे अब निकल के, जो देखिए पहले का आरएसएस अभी का आरएसएस अलग है। अभी आरएसएस एक मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक किसी संस्था को देखिए पूरे वर्ल्ड ओवर, जितना इन्फ्लुएंस आरएसएस का है इंडिया में, वो ऐसी कोई भी संस्था वर्ल्ड में कहीं भी कोई नहीं है जिसका इतना इन्फ्लुएंस हो। तो अब जब संघ का है कि जब एक पूरा मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, एक डेली एक समाज में बाहर जो चर्चा होती रहती है, लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं संघ को। संघ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये कहना कि मतलब लोग हिंदू के बारे में नहीं सोच रहे, ये गलत है। क्यों अब एक ऑल इंक्लूसिव अपना वो फेस दे रहे हैं कि हम ऑल इंक्लूसिव हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि अब जैसे आप अगर मोहन भागवत जी की स्पीच सुनेंगे, विजय दशमी स्पीच, वो भी कह रहे हैं कि इनका क्या पर्पस है कि भारत एक मतलब एक विश्व को नई दिशा दिखाए, एक वो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं, पर्सनालिटी, एक व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। वो उसको रिलीजन से नहीं जोड़ रहे हैं। तो व्यक्ति निर्माण होगा, उससे समाज आगे जाएगा, उससे भारत को आप एक यहाँ तक पहुँचाएंगे जो कि विदेश मतलब पूरे वर्ल्ड को एक रास्ता दिखाए। उसके लिए अगर आप शुरू हो गए रिलीजियस लेवल पे, अगर आप मतलब हिंदू मुस्लिम करने लगे और मतलब इस तरह की डिवाइसिव चीज़ों में घुसे, फिर वो एजेंडा आपका पीछे रह जाएगा। प्लस एक संघ में एक जैसे इनको लग रहा है कि जहाँ कुछ भी कुछ गड़बड़ होता है ना, सीधे संघ का नाम आता है। और किसी ने मतलब कुछ सो कॉल गो रक्षक जो है सो उन्होंने किसी को मार दिया, पता चला पोजीशन सब लगाता है संघ के लोग हैं। कहीं पे कोई वायलेंस हुआ, किसी क्रिमिनल ने कहीं कुछ कर दिया, संघ का नाम है। तो ये उनको पता है कि हर एक चीज़ों के लिए एक बड़ा वर्ग है, खास करके अपोजिशन में, जो कि सब चीज़ के लिए कहता है कि संघ ने किया है। अब ये कहते हैं कि मुझे दिखाओ तो हम हैं कहाँ उसमें, लेकिन नहीं, संघ ने किया है। तो ये बिकॉज एक इमेज बना गया है दशकों से कि संघ इसमें होगी। तो अब उस इमेज को जो है चेंज करने की, जो अब मोहन भागवत बताना चाह रहे हैं कि संघ वो नहीं है जिसका इमेज इस तरह का बनाया गया है। संघ अलग है, संघ की विचारधारा को ठीक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये कहना कि इस कमेटी के खिलाफ उस कमेटी के खिलाफ है, मतलब मैं इसके ठीक उल्टा सोचता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो संघ की तरफ से बहुत सही ये प्रयास है कि एक ऑल इंक्लूसिव एक उसका मैसेज दें आप। अभी जो हमने जो चर्चा की, जो कह रहे हैं कि अब सारी धर्म आस्था महापुरुष, आप उसकी अब किसी भी धर्म को आप अवमानना नहीं करें, उनको आप इंसल्ट नहीं करें। तो इसमें किसी को क्या इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस स्टैंड पे? आज का आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। हमारे व्यूअर भारत एंड अस वो जानना चाहते हैं और कहते हैं, लगता है राहुल गांधी लगातार ब्रेक लेते लेते थक गए हैं, इसलिए ब्रेक की थकान मिटाने के लिए उन्होंने एक और ब्रेक लेना ज़रूरी समझा। जो व्यक्ति 12 महीने में से 8 महीने विदेश में बिताता है, वह खुद को गरीबों का मसीहा कैसे कह सकता है? राहुल गांधी की इन लगातार विदेश यात्राओं के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है? अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें। ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, वैसे 8 महीने बाहर नहीं रहते, थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन वो जो कह उन्होंने रहे प्रश्न हैं, में लिखा है जी, जो कह रहे हैं उसमें ओपिनियन काफ़ी है, उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जहाँ तक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का है, उनके पीछे राजनीति मुझे समझ में नहीं आती। मैंने बाकी कांग्रेस लीडर्स से भी काफ़ी बार इसकी चर्चा की है। उनको भी समझ में नहीं आता कि जब आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जब आपको अटैक कर रहे हैं, बीजेपी आपको दिखाना चाह रही है कि आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हो, आप हमेशा बाहर ही रहते हो, तो फिर आप उनको और ज़्यादा एम्यूनेशन क्यों दे रहे हैं, मौका क्यों दे रहे हैं? अगर आपको देना ही भाई, कोलंबिया में आप स्टूडेंट्स को क्यों आप एड्रेस कर रहे हैं? आप जाके इंडियन यूनिवर्सिटीज में कीजिए ना। बाहर जाके बोलने से, अब देखिए बीजेपी के लोग जब जाते हैं बाहर तो वहाँ इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हैं, क्योंकि डायस्पोरा से कनेक्ट भी है इंडिया में उन लोगों का। तो वहाँ भी आपको डायस्पोरा के साथ आता है, उनके कनेक्टेड लोग यहाँ पे इंडिया में जो बैक होम है वो भी आपको सुनते हैं वहाँ पर जाके। तो वहाँ आपकी राजनीति समझ में आती है।
लेकिन कोलंबिया में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, ये नहीं कह रहा हूँ ये तो सब जगह ज़ाहिर है, बट मैं कह रहा हूँ कहाँ पे जाके आप स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, उससे क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है? तो राजनीतिक फ़ायदा तो आपको मिल नहीं रहा है। आप जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये एक मुद्दा बना लिया है आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, तो फिर उसको एड्रेस करो ना। मतलब जनरली आप अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को। जैसे एक मैंने कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकली करेक्ट इस इशू पे किया था, इसको भी शेयर कर लें उस पे। अब उसमें जैसे है कि अब अमित शाह हैं, अमित शाह 2003 के बाद, नहीं 2006 के बाद, 3 के बाद मेरे ख्याल से वो विदेश कहीं गए ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको विदेश की धरती से वो लगता है कि मतलब मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, बट है कि आपकी राजनीति, आप एक पॉलिटिशियन हो, आप 24/7 पॉलिटिशियन हो, तो आप यहाँ रह के काम करते रहें। विदेश जाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई छुट्टी मनाने के लिए गया है तो क्यों नहीं, अब जाओ विदेश, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका प्रॉब्लम है। आप प्रधानमंत्री मोदी की तरह एक्ट नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं ऑफिशियल ट्रिप पे जाते हैं, आप जा रहे हैं, आप पर्सनल ट्रिप पे जा रहे हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर वो लेक्चर आपने कर दिया, ये सारे पर्सनल ट्रिप्स होता है। लेकिन क्या आपको उसका राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है इंडिया में? अगर आप परिपक्व एक राजनेता हो गए तो आप देखना चाहोगे कि इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान हो रहा है? क्या ये एनालिसिस कांग्रेस बैठ के कर रही है कि इसका क्या हो रहा है? मैं फिर से कह रहा हूँ, राहुल गांधी बाहर जाते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। अब सबों को छुट्टियों पे जाने का सबका अधिकार है, सब पहले भी जाते हैं, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें राजनीति से जुड़े प्रश्न अगर आपके पास हैं ज़रूर हमें भेजें, पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह उनको हम ले सकें। धन्यवाद।